नमस्कार, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। जी हां, आपने सही पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। वीडियो के आरंभ में ही मैं बताना चाहता हूं कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को लगभग इशारा दे दिया है, और वो इशारा है, उद्धव ठाकरे आप सुन लो कि अभी केंद्र की सरकार कांग्रेस या बीजेपी के सिवाय के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके पीछे पड़ी हुई है, और केंद्र की सरकार इन मुख्यमंत्रियों के व्यक्तिगत विषयों को सामने लाकर उनको प्रॉब्लम में ला सकती है। अब कई मुख्यमंत्रियों के ऐसे विषय सामने निकल कर आ रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे के भी यह विषय सामने आ सकते हैं। मैं शरद पवार के इस बयान को, मतलब सीधे तौर पे उन्होंने उद्धव ठाकरे को इशारा तो नहीं दिया है, लेकिन बातों ही बातों में शरद पवार उद्धव ठाकरे को यही बताना चाहते हैं। दोस्तों, दिवाली के अवसर पर कुछ राजनीतिक घटनाएं घटी। उन्हें राजनीतिक कहा जाए या न जाए, इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन कुछ राजनीतिक परिवारों के अंदर पारिवारिक घटनाएं हुई और उसके बाद कुछ बयान भी सामने आए। अब इन्हीं बयानों को अगर देखा जाए, टटोला जाए, राजनीतिक एंगल से देखा जाए, तो इसके कई अर्थ निकल आते हैं। हुआ ऐसे कि दिवाली के मौसम में बीमारी से उठकर बाहर आए अजीत पवार अपने क्षेत्र में गए बारामती, जो उनका पैतृक गांव भी है। अब अजीत पवार बारामती में जाते ही एक सवाल पूछा जाने लगा, क्या अजीत पवार अपने चाचा से मिलेंगे, अपने परिवार के उन लोगों से मिलेंगे जिनसे बगावत करके अजीत पवार ने पार्टी अपनी तरफ कर ली है। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात देखी जाए, तो अजीत पवार ने एक बड़ा झटका दे दिया है शरद पवार को और उनकी बहन सुप्रिया को। सुप्रिया और शरद पवार को झटका देने के बाद इन दोनों के बीच में संबंधों में एक दरार सी आ गई थी। अब यही दरार व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, राजनीतिक तौर पर है, यह दिखाने की कोशिश की गई। शरद पवार का घर गोविंद बाग में होता है, वहां अजीत पवार खुद जाके आए और काटेवाड़ी के अजीत पवार के घर पर शरद पवार भी मिलने चले गए। इतना ही नहीं, भाई दूज के दिन सुप्रिया सुळे भी अपने भाई को शुभेच्छाएं देने के लिए, उसका औक्षण करने के लिए, उसकी आरती उतारने के लिए चली गई। अब शरद पवार अजीत पवार से मिलते हैं, अजीत पवार शरद पवार से मिलते हैं, सुप्रिया भी अजीत पवार से मिलती है, और यह दिखाने की कोशिश होती है कि कोई पारिवारिक दरार नहीं है। इसके बाद शरद पवार से मीडिया बात करती है, और मीडिया बात करते हुए पूछती है कि क्या अजीत पवार और शरद पवार के संबंधों के बीच की दरार खत्म हो रही है? क्या आइंदा ये रिलेशन, ये मिलना आपका कुछ अलग मैसेज दे रहा है, कुछ अलग बताना चाहते हैं आप? तो शरद पवार ने हंसकर जवाब दे दिया था कि जरा रुकिए, मैं सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसका रिजल्ट आ जाता है, वैसे ही आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इससे पहले भी शरद पवार ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कहीं भी नहीं होता हूं, लेकिन हर जगह होता हूं। अब शरद पवार के इन 2 बयानों का मतलब क्या निकाला जाए, यह भी सोचने लायक बात है। शरद पवार अभी भी अपने सारे के सारे पत्ते छिपाए हुए हैं। क्या शरद पवार अजीत पवार का साथ दे सकते हैं? अब इन बातों पर जब चर्चा शुरू हुई, जब इन बातों पर कई लोगों के मन में कई सवाल आए, तो शरद पवार का एक दूसरा बयान भी सामने आया। शरद पवार अपने दूसरे बयान में केंद्र की सरकार बगैर भाजपा वाले मुख्यमंत्रियों को कैसे व्यक्तिगत तौर पे तकलीफ दे रही है, यह बताते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर कैसे आरोप हुए, महादेव ऐप वाले आरोप,
अपितु ये आरोप भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ने नहीं लगाए हैं। यह आरोप उनको पैसे देने वाले व्यक्ति ने लगाए हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल पे अलग अलग आरोप लगते हमने देखा है, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर भी अलग अलग आरोपों को लगते हमने देखा है, वैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उद्धव ठाकरे, इनके ऊपर भी कई आरोप है और यह व्यक्तिगत तौर के आरोप है। अब आरोप व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, मतलब अपहार वाले हो, भ्रष्टाचार वाले हो या व्यक्तिगत जीवन में कुछ की गई गलत बातों के भी हो, आप तो जानते ही है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे एवं ठाकरे परिवार के ऊपर भी कई ऐसे आरोप लगते आए हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे अब मुंबई में नहीं रहेंगे, मातोश्री 3 का निर्माण हो चुका है लंदन में और वहीं पर रहने के लिए वो जा रहे हैं। आप तो जानते ही है कि आदित्य और उद्धव पर 2 मामलों में बहुत ही संगीन आरोप हो रहे हैं। एक है सुशांत सिंह वाला मामला और दूसरा मामला तो आप एक महिला की मृत्यु का भी जानते हैं। अब इन दोनों मामलों पर लगे आरोप और इन पर हो रही याचिका, इनके ऊपर हो रहे क्राइम रजिस्टर एफआईआर करने की मांग, इन सब को देखा जाए तो सामने आ जाता है, तुरंत समझ में आ जाता है कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी व्यक्तिगत कारणों के कारण दिक्कत में आने वाले हैं। मैं आपको वह एक कंप्लेंट भी दिखा रहा हूं जो एक वकील द्वारा की गई है मुंबई के मालवनी पुलिस स्टेशन में, जहां पर मांग की गई है कि आदित्य, उद्धव ठाकरे और कुछ अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कराया जाए। देख लीजिए वो कंप्लेंट की कॉपी जिसमें मालवनी पुलिस स्टेशन के ऊपर यह मांग की गई है और उसमें कहा गया है कि एफआईआर दर्ज करना कानूनन जरूरी हो जाता है। मतलब पुलिस थाना अब इस एफआईआर को रजिस्टर करने से चूक सकता नहीं, ऐसा उस एफआईआर में भी कहा गया है। अब यह एक मामला तो है ही है, मतलब सिर्फ इतना एक मामला काफी है ऐसा नहीं है। आप तो जानते ही है कि उद्धव ठाकरे के पत्नी के भाई श्रीधर पाटणकर, इनके ऊपर भी ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। अब ये भी जानते हैं कि रविंद्र वाइकर के साथ रश्मि ठाकरे ने लिए प्लॉट, जो अन्वय नाइक वाले प्लॉट थे जिसके ऊपर अर्णब गोस्वामी पर भी केस चली थी, उस मामले में भी उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे दिक्कत में आ सकती है। अब इतने सारे मामले उद्धव ठाकरे पर व्यक्तिगत धोखाधड़ी के चल रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे शरद पवार जो इशारा दे रहे हैं वो वही है। मतलब अब तक तो शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ नजर आए हैं, आज भी वही नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह से शरद पवार बयान दे रहे हैं उसको देखकर यह लगता है कि शरद पवार एक इशारा देना चाहते हैं उद्धव ठाकरे को और यह बताना चाहते हैं कि बस सावधान हो जाओ, अब केंद्र की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि शरद पवार आगे आगे देखिए होता है क्या, चुनाव के नतीजों के बाद हमारे संबंध, मतलब अजीत पवार के साथ संबंध कैसे होंगे यह भी बता रहे हैं। तो शायद शरद पवार ही उद्धव ठाकरे को वही इशारा देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह सच है तो जान लीजिए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है।